उन सभी के समक्ष मुझे साहित्य के अनुवाद पर कुछ कहना है। अनुवाद को एक विषय के रूप में चुनना, राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय के रूप में चुनना, मैं कहूंगा कि यह अपने आप में एक उदारवाद का, लिबरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। भारत जैसे देश के संदर्भ में अनुवाद का क्या महत्व है, ये कहना नहीं होगा। और यहाँ न केवल महत्व है, बल्कि अनुवाद की एक लंबी भारतीय परंपरा है। बौद्ध धर्म के उदय के समय से हम देखते हैं कि तभी से बहुत से अनुवाद होते रहे हैं और वो सिलसिला आज जारी है। मैं ये कहना चाहता था कि अनुवाद कौन लोग पसंद करते हैं और कौन लोग नापसंद करते हैं। जो अपनी जातीयता, अपनी संस्कृति या अपने आप में कैद रहना चाहते हैं, वे कभी अनुवाद पसंद नहीं करते। जो कट्टरवादी होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं, वे अनुवाद पसंद नहीं करते। अनुवाद वे पसंद करते हैं जो आदर्श को, दूसरी जातीयताओं के बारे में भी जानना चाहते हैं, दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना चाहते हैं और दूसरी भाषाओं में लिखे गए साहित्य को भी पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लिबरल लोग, ऐसे उदारवादी लोग ही अनुवाद पसंद करते हैं और अनुवाद को पसंद देते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों को, हमारे हिंदी विभाग के जो सुधीजन हैं, शिक्षिकाएं, अध्यक्षा महोदया और बहुत से जो हमारे प्राध्यापक हैं, उन सबका अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। अब यह समझने की जरूरत है कि सामान्य अनुवाद और साहित्यिक अनुवाद में क्या अंतर है। वैसे साहित्य एक बड़ा अर्थ भी रखता है। जैसे बहुत सारे मेडिसिन्स के, जो मेडिसिन से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो छपी हुई चीजें मिलती हैं, उनको भी लिटरेचर कहते हैं। किसी व्यापारिक संस्थान का अपना लिटरेचर होता है। तो एक तरह से तो साहित्य का अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ विभाजन करना चाहेंगे सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य गैर सृजनात्मक साहित्य से, नॉन क्रिएटिव लिटरेचर से अलग होता है। इसलिए जो गैर सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक हैं, उनसे सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक का दायित्व कुछ अलग होता है, कुछ अधिक विस्तृत होता है, अधिक व्यापक होता है। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक का दायित्व कुछ अलग होता है और विस्तृत होता है गैर सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक की तुलना में। और वह इसलिए अलग और विस्तृत होता है, भिन्न और विस्तृत होता है कि साहित्य का संबंध भाषा से है और भाषा का संबंध संस्कृति से है। इस पर आप बहुत अधिक चर्चा कर चुके होंगे पहले सत्र में या इसके पहले, कि साहित्य का संबंध भाषा और संस्कृति से है।
हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ते, सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ते, सिर्फ एक उपन्यास नहीं पढ़ते, या केवल एक महाकाव्य नहीं पढ़ते। हम एक संस्कृति से परिचित होते हैं, एक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होते हैं। इसलिए साहित्य के अनुवाद के संबंध में हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृति की विशिष्टता की वजह से, संस्कृति की भिन्नता की वजह से प्रेफरेंसेस बदल जाते, प्राथमिकताएं बदल जाती। मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे प्राचीन काल के लोगों को आंख की उपमा देनी होती थी, जो संस्कृत के कवि होते थे वे आंख की उपमा कमल से देते थे, कमल नयन। बल्कि कई लोगों के नाम भी आजकल कमल नयन होते हैं, माने कमल के समान नयन जिनके हो, तो कमल से उपमा देते थे नयन की, आंख की। लेकिन वही जब हम फारसी साहित्य पढ़ते हैं तो फारसी साहित्य में आंख की उपमा, चक्षु की उपमा कमल से नहीं देते हैं, वो बादाम से देते हैं, आलमंड से देते हैं। आलमंड, क्योंकि उनके यहाँ वो आलमंड ज्यादा होता है, उनकी जो तहजीब है, उनकी जो संस्कृति है वो बादाम से ज्यादा जुड़ी होती है, ऐसी या जो ड्राई फ्रूट्स हैं जुड़ी होती है, तो वहां से उनकी उपमाएं हैं। जबकि हमारे यहाँ बताया कि मैंने कमल के उपमा दे। मैं मलयालम भाषा के एक जो पहला उपन्यास माना जाता है इंदुलेखा, आप सब जानते हैं कि इंदुलेखा जो चांडू मेनन ने जिस उपन्यास की रचना की, तो चांडू मेनन ने एक जगह लिखा है कि वे आरंभ में पहले डिजराइली के एक उपन्यास का वो अनुवाद करना चाहते। 1836 में वो अनुवाद छपा होगा, उसी के आसपास। तो वो उस समय वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एक समय। तो चांडू मेनन जब डिजराइली के उपन्यास का अनुवाद करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि जो वहां की कल्चर के हिसाब से ये उपन्यास है, तो मलयालम में उस उपन्यास का अनुवाद करना बड़ा कठिन। यहाँ के मलयालम के सांस्कृतिक परिवेश में उस उपन्यास को ढालना बड़ा कठिन है, और वो गैप उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने उसके अनुवाद करने का इरादा, इच्छा अपनी छोड़ दी, और छोड़ करके उन्होंने कुछ उससे प्रेरित होकर के उन्होंने इंदुलेखा उपन्यास की रचना की। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है, ये जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, भिन्नता है, तो इसका अनुवाद से बड़ा गहरा संबंध है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल। संभवतः आपके यहाँ पाठ्यक्रम में वो उपन्यास है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। क्या है उपन्यास पाठ्यक्रम में आपके यहाँ? शायद है, नहीं है। इधर है। अच्छा, वाह, क्या बात। हाँ, है। तब आप में से बहुत से लोग वो उपन्यास पढ़ते होंगे। अब आप सोचिए कि मैला आंचल के उपन्यास का मलयालम में अनुवाद कर सकते हैं क्या? या अगर आप करना चाहेंगे तो वो अनुवाद करना कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा, क्योंकि वो एक आंचलिक उपन्यास है। तो बिहार के एक अंचल विशेष की कथा है, और वहां के स्थानीय मुहावरे हैं, वहां के स्थानीय बोली है, तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा, वो रस नहीं आ पाएगा, रस जिसे आप कहते हैं, कथा रस
आप उपन्यास का अनुवाद कर रहे हैं और उपन्यास के अनुवाद में कथा रस न हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? रूखा रूखा एक रूखी भाषा में तो बड़ा कठिन है। देखिए, असंभव कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असंभव है, लेकिन कठिन है, क्योंकि वहां एक भिन्न सांस्कृतिक परिवेश है। तो एक भिन्न सांस्कृतिक परिवेश के साहित्य को अपने सांस्कृतिक परिवेश में लाना, ये एक बड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। ये बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग काम है और अनुवादक को ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है अनुवादक को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में जहां भाषिक बहुलता है, जहां सांस्कृतिक बहुलता है, जहां बहुत सी जातीयताएं हैं, नेशनलिटीज हैं, वहां पर अनुवाद एक पुल का काम करता है। वहां अनुवाद राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। अनुवाद करना ही जरूरी नहीं है, अनुवाद पढ़ना भी जरूरी। भारत के हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि उसमें दूसरी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद पढ़ने की कितनी इच्छा होती है, उसकी कितनी रुचि है कि हिंदी के जो पाठक हैं वो मलयालम के उपन्यास, मलयालम की कहानियां, या बांग्ला के उपन्यास या बांग्ला की कहानियां, या पंजाबी के उपन्यास या पंजाब की कहानियां, कविताएं पढ़ते। मलयालम के जो लोग हैं उनमें कितनी रुचि है कि वे तमिल के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, मराठी के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, या बांग्ला साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। ये अपने आप से पूछना चाहिए। यदि आपके अंदर दूसरी भाषाओं के साहित्य को पढ़ने की इच्छा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हम लिबरल हैं। हमारे मकान में, हमारे घर में एक खिड़की है जिस खिड़की से हम भारत के पूरे आकाश को देख सकते हैं। हिंदी को तो हम जानते हैं कि हिंदी, आप सब यहाँ हिंदी के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मैं हिंदी के विद्यार्थियों के बीच अपनी बात कह रहा हूं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदी तमाम भारतीय भाषाओं का आंगन है, आंगन, प्रांगण, प्रांगण जिसे आप कहते हैं प्रांगण है। और वहां जितना अधिक अनुवाद हिंदी में हुआ है उतना किसी अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं हुआ है। ये इस बात का गर्व हम हिंदी पढ़ने लिखने वालों को होना चाहिए कि हिंदी एक बड़ी लिबरल भाषा है और हिंदी में जितने ज्यादा अनुवाद हुए हैं, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, या हमारे आपके कवि के सच्चिदानंदन जो आपके भी एक मुख्य अतिथि हैं, तो उनका तो बहुत अनुवाद हुआ है। अभी हिंदी में अभी वागर्थ पत्रिका के दिसंबर अंक में उनकी मलयालम कविताओं का हिंदी अनुवाद छपा है, इसी दिसंबर महीने के अंक। तो हमारे हिंदी में सच्चिदानंदन जी बहुत लोकप्रिय हैं और हम सब बड़ा उनको आदर के साथ देखते हैं। तो ये दूसरी भाषाओं के साहित्य के प्रति यदि हमारी रुचि है और हम अनुवाद के जरिए हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये हमारे उदारवाद का चिन्ह है, ये हमारे लिबरलिज्म का चिन्ह है, ये कट्टरवाद से बाहर निकलने का चिन्ह है। और मैं मानता हूं कि जो भी अनुवाद करने वाला है वह भारत की संस्कृतियों के बीच पुल बनाने वाला है। जो पुल, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनुवादक का वही महत्व है, ट्रांसलेटर का वही महत्व है जो भाखड़ा नंगल बांध बनाने वाले का महत्व है, जो पुल बनाने वाले का, ब्रिज बनाने वाले का जो महत्व है, ट्रांसलेटर का वही महत्व है, अनुवादक का वही महत्व है। खासकर भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में बहुत ही अधिक
महत्व है अनुवाद का। इस तथ्य से आप सभी परिचित हैं और ये हम और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत लिबरल मन के लोग हैं और अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे मन को लिबरल बनाने में। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि कैसे हम जो साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कुछ तकनीकी बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा ताकि आप में अनुवाद करने की प्रवृत्ति पैदा हो, आप में अनुवाद करने की रुचि पैदा हो, अनुवाद पढ़ने के साथ साथ आप अनुवाद करने की तरफ भी आपका झुकाव बढ़े। तो वो मैं कुछ आपको कुछ तकनीकी जानकारियां जरूर मैं कुछ उसके बारे में भी मैं कुछ कहूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुवाद क्या है। ये परिभाषा आपने बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी, आप जानते होंगे। अगर हम ये कहें कि अनुवाद पर काया प्रवेश है, अनुवाद क्या है? अनुवाद पर काया प्रवेश है। हम बहुत सारी जो पुरानी कहानियां हैं, पुराने ढंग की कहानियां हैं, जो तिलस्मी कहानियां हैं, जादुई कहानियां हैं, उनमें पढ़ते होंगे कैसे दूसरे की काया में प्रवेश करके उसमें जीने की जो कथा है, ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी हम लोगों ने। तो ये अनुवाद करना पर काया प्रवेश इस अर्थ में है कि हम एक दूसरी भाषा में हम प्रवेश करते हैं, पर ये पर काया प्रवेश ही नहीं है। काया के भीतर जो आत्मा है, जो सोल है, जो आत्मा है, तो उस आत्मा में भी हम प्रवेश नहीं करेंगे तो हम साहित्य का अनुवाद नहीं कर सकते। तो ये पर आत्मा प्रवेश भी है, दूसरे की आत्मा में प्रवेश करना। देखिए, जो गैर सृजनात्मक साहित्य है, जो जैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो जिसे आप कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो साहित्य का जो मैटर है, उसमें परकाया प्रवेश पर्याप्त है। उसमें केवल हम उसकी देह की, उस भाषा की देह में प्रवेश करके हम उसका शाब्दिक अनुवाद कर सकते हैं। उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है कि अर्थ की संदिग्धता नहीं रहती है, अर्थ की अनेकार्थता नहीं रहती है। आप जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुवाद में एक ही अर्थ होना चाहिए और वह अर्थ संदिग्ध नहीं होना चाहिए। साहित्य का अनुवाद ऑफिशियल जो लिटरेचर है उससे अलग इस अर्थ में है कि साहित्य का, कविता का एक ही अर्थ में फिक्स्ड नहीं कर सकते। कई अर्थ होते हैं, कई संकेत होते हैं साहित्य में, रचना में, चाहे कहानी हो, कविता हो, जो भी हो, उसमें बिंब होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो एक तरह का ये मामला ट्रांसक्रिएशन का भी है। एक तरह से हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं तो उस कविता का एक तरह से हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में हम उस कविता का अनुसृजन भी करते हैं, केवल लिप्यांतर नहीं करते हैं, मतलब लिप्यांतर भी नहीं होता, उसमें अनुसृजन करते हैं। तो अनुसृजन जो है वो एक कठिन जटिल प्रक्रिया है और उसके लिए कई स्टेजेज हैं, कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम हिंदी साहित्य में यदि अनुवाद की परंपराओं को देखें तो हिंदी साहित्य में जो अनुवाद की परंपरा है वो पहले जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जब अनुवाद करते थे, जब रामचंद्र शुक्ल अनुवाद करते थे, तो वो साहित्य का जब अनुवाद करते थे उस समय के लोग साहित्यकार जो थे वो अनुवाद में भी शामिल होते थे, अनुवाद कर्म में भी शामिल होते थे और उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत से, बांग्ला से, अंग्रेजी से कई नाटकों का अनुवाद किया। दुर्लभ बंधु जैसे एक उपन्यास, एक नाटक, उसका अनुवाद किया कई भारतेंदु ने। रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया। मैं उसका उदाहरण देकर के आपको सामने अपनी बात समझाना चाहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के एक लेख, निबंध
प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया, कल्पना का आनंद इस शीर्षक। और कल्पना का आनंद का जब इस शीर्षक से उन्होंने अनुवाद किया तो इसमें उन्होंने रामायण के भी उदाहरण डाल दिए। अब सोचिए कि एडिसन ने तो रामायण का उदाहरण नहीं दिया था। अब क्या एक तरह से उन्होंने एडिसन के उस निबंध को भारतीय परिवेश में समझाना चाहा कि उस निबंध को हम भारतीय परिवेश में कैसे, तो क्या एक अनुवादक को इतनी छूट दी जाए कि वह जो अपने भारतीय परिवेश में किसी दूसरी भाषा की रचना को डाल दे। कई ऐसे रूसी नाटक भारतीय भाषाओं में अनुदित हुए जिसमें रूसी नाम बदल करके वो भारतीय नाम वहां कर दिया गया। आपने कई रंगमंच पे देखे होंगे कि कई ऐसे नाटक हैं जिसमें परिवेश उसका स्थानीय बना दिया गया। तो ये प्रश्न है कि ये रचनाकार का जो मूल पाठ है उस पाठ में कोई अनुवादक कितना हस्तक्षेप कर सकता है और कितना वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आखिर अनुवाद, एक आदर्श अनुवाद कहाँ है? अनुवादक जिस ढंग से उस रचना को देखता है वहां आदर्श अनुवाद है, या जो मूल पाठ है, जो मूल टेक्स्ट है, वहां जो रचनाकार कह रहा है वो सही आदर्श जगह है अनुवाद की। तो अनुवाद की सही जगह क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि साहित्य के अनुवादक को सबसे पहले मूल पाठ की, अंतर्वस्तु की अच्छी समझ होनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। अंतर्वस्तु में भावना है, विचार है, कल्पना है, ये सारी चीजें अंतर्वस्तु, और ये सारी चीजें अंतर्वस्तु। तो किसी भी पाठ का अनुवाद करते समय हमें उस पाठ की अंतर्वस्तु को जानना होता है। दूसरी चीज जो जानने की है वो उसकी शैली को जानना, उसकी स्टाइल को जानना, क्योंकि जिस स्टाइल में उसने लिखा है, जिस शैली में, जिस भाषा में लिखा है, जिस मुहावरे के साथ लिखा है, उस मुहावरे को भी अपने ढंग से लाना होगा, उस शैली को भी अपने ढंग से लाना होगा। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है वह है कि जो उसका अर्थ है, जो कहना चाहता है रचनाकार, उद्देश्य जो उसका है, उस उद्देश्य को भी पूरा करना होगा। तो ये तीन चीजें हुई, एक तो कंटेंट की, एक स्टाइल की, और एक उसके उद्देश्य की, ऑब्जेक्ट की। कई बार अनुवादक क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर रचना में जो अर्थ नहीं है वो अर्थ भी ढूंढ निकालते हैं, वह अर्थ भी अनुवाद में शामिल कर देते। तो इससे मुझे लगता है कि बचने की आवश्यकता है। एक तीसरी चीज जो ध्यान में रखने की है कि जब जिस रचना का हम अनुवाद कर रहे हैं उसके सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखें। अब कालिदास की रचना का अनुवाद कर संस्कृत से हिंदी अंग्रेजी में, मैं आपसे एक बात कहूं कि 18वीं सदी में सबसे पहले विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में बनी, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने सबसे पहले कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस अनुवाद में एक जगह, अभिज्ञान शाकुंतलम के उस अनुवाद में एक जगह राजा दुष्यंत को देखकर शकुंतला प्रेम से भर जाती है, वो भावुक हो जाती है और वो अचकचा कर उसके चेहरे पर पसीने आ जाते हैं, स्वेद कण आ जाते हैं, पसीना आ जाता है। अब जब इस प्रसंग को विलियम जोन्स ने अपने अंग्रेजी अनुवाद से हटा दिया, क्योंकि इंग्लैंड में पसीना आना बीमारी का लक्षण होता है। अब ये इंग्लैंड में पसीना आना अगर वो दिखाएंगे तो वहां के लोग समझेंगे कि शकुंतला बीमार पड़ गई।
तो इस तरह से उन्होंने उस प्रसंग को हटा दिया। तो ये सांस्कृतिक परिवेश का ये फर्क पड़ता है अनुवाद में, कि जब हम अनुवाद करते हैं तो जो लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिक परिवेश को हम ध्यान में रखें और इस फर्क को हम महसूस करें। जब हम रविंद्रनाथ जी की रचनाओं का अनुवाद करते हैं तो उसका अलग सांस्कृतिक परिवेश है। तो जब हम जनजातीय, जब हम ट्राइबल लिटरेचर का अनुवाद करते हैं, देखिए ट्राइबल लिटरेचर का भी अनुवाद हो, ट्राइबल, तो उस समय उसका अलग सांस्कृतिक परिवेश है। तो ये सांस्कृतिक परिवेश का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो साहित्य के अनुवादक को ये सबसे पहले तय करना होता है कि अनुवाद की नीति क्या हो, उसकी नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या हो, उसको तय करना पड़ता है। कि रचना के मूल पाठ से उसे न्याय करना है, उसकी भावना को समझना है, पर काया प्रवेश करना है, उस काया के भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को उपलब्ध करना है और तब उसको बाहर निकालना है, तब उसको अपनी भाषा में लक्ष्य भाषा में तब उसको व्यक्त करना, तब जा करके वो अनुवाद में परिपूर्णता आती है। दरअसल कविता का जो अनुवाद है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि कविता का एक ही अर्थ नहीं है, अनेकार्थता होती है। जितनी बार पढ़िएगा कविता को उतनी बार उसका नया अर्थ निकल सकता है। तो उसका कविता के अनुवाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं ज्यादा आपके सामने कुछ बातें और रख करके एक आध बातें और रख करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि और भी वक्ता हैं और उनसे बातें चुनेंगे। उसमें एक बात यह है कि अनुवाद में स्रोत भाषा की जातीय विशेषता को, उसकी सांस्कृतिक विशेषता को और उस रचना के उद्देश्य को सुरक्षित करना साहित्य के अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये एक बहुत मुख्य बात है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुवाद में कई बार क्या होता है कि अनुवाद जो है वो बहुत यांत्रिक किस्म का हो जाता है, मैकेनिकल किस्म का अनुवाद हो जाता है। और अनुवाद के लिए तो स्रोत भाषा में ही प्रवीण होना जरूरी नहीं है, लक्ष्य भाषा में भी बहुत प्रवीण होने की जरूरत है। तो लक्ष्य भाषा में जब तक हम प्रवीण नहीं होंगे, लक्ष्य भाषा के प्रवाह को जब तक, मैंने बहुत से अनुवाद मुझे पढ़ने को मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, जो हमारे तमिल से करके हिंदी में भेजते हैं या मलयालम से करके भी हमारे यहाँ जो हिंदी में भेजते हैं। तो बहुत से जगहों पर मुझे थोड़ी कठिनाई होती है। वो यह होती है कि हिंदी में अनुवाद करते समय जो मलयालम की बात को पकड़ने की मतलब कहीं दरार रह जाती है, एक खाई रह जाती है, और लक्ष्य भाषा में भी पूरी पकड़ जरूरी है, होनी चाहिए, तो वो कई बार नहीं हो पाती। तो इसलिए हिंदी भी अच्छी करनी है हमें। अगर हम मलयालम से हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं तो हिंदी भी बहुत, हिंदी के सांस्कृतिक परिवेश की समझ, हिंदी भाषा की जो बारीकियों की समझ, और हिंदी भाषा में हम क्रिएटिव ढंग से, इमेजिनेटिव ढंग से कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं, इसकी समझ, इसमें प्रवीणता धीरे धीरे हासिल करनी होगी। और ये अनुवाद भी एक अभ्यास का मामला भी है, हम प्रैक्टिस का मामला भी है। आप जितना अधिक अनुवाद करेंगे, आप जितना अधिक अनुवाद करेंगे तो वो अनुवाद करने का आपका अभ्यास बढ़ेगा, तो उसमें आप पारंगत होंगे, निष्णात होंगे, और आप स्रोत भाषा के साथ और लक्ष्य भाषा के साथ न्याय करेंगे। देखिए, न्याय सिर्फ स्रोत भाषा के साथ ही नहीं करना होता है। जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, लक्ष्य भाषा में, तो लक्ष्य भाषा के साथ भी न्याय करना होता है। तो ये इतनी सारी बातें कह करके मैं समाप्त करता हूं।